275 ईसा पूर्व कुषाणों एवं शंकों को हराकर श्री गुप्त ने उत्तर भारत में गुप्त वंश की स्थापना की। आपसे सवाल यही पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री गुप्त, क्योंकि श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में कुषाण एवं शकों को हराकर उत्तर भारत में गुप्त वंश की स्थापना की। श्री गुप्त के बाद शासन की भागदौड़ कटोत्कच के हाथों में आई और कटोत्कच के बाद कटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम उत्तर भारत की गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहा वो 320 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज भी कहा जाता था। आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त प्रथम के पास कौन सी उपाधि थी, तो हो जाएगी महाराजाधिराज। या ऐसे पूछ ले कि महाराजाधिराज की उपाधि किस शासक के पास थी, तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। सौ 19 में इसने एक नया संवत, एक नया पंजाब प्रारंभ किया, जिसे कहते थे गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए कि इसने जो सिक्के चलाए उसके ऊपर राजा एवं रानी की फोटो अंकित थी और कई सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी राजकुमारी कुमार देवी की फोटो भी अंकित की गई थी। उसके बाद गद्दी पर आता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से लेकर 380 ईस्वी तक। इसके पास लिच्छवी दोहित्र की उपाधि थी। लिच्छवी दोहित्र इसे इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी जो माता थी कुमार देवी वो लिच्छवी राज्य की रहने वाली थी। इस नाते से ये लिच्छवी राज्य का दोहित्र हो गया, इसीलिए लोग इसे लिच्छवी दोहित्र कहते थे। कविराज भी कहते थे कि जो समुद्रगुप्त था वो कविताएं करता था और कविताओं में अपना नाम वो कविराज लिखता था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। याद रखिएगा, प्रश्न ये आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अपन कहेंगे स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि रहता था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक पुस्तक की रचना की। इस प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा और इसने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 का ये विजेता रहा। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। और हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए और स्वयं की वीणा बजाते हुए फोटो भी उन सिक्कों में उत्कीर्ण करवाई। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में जो राज्य विजय किए थे उन राज्यों को उन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला था पूर्वी हिमालय के राज्य, दूसरे गंगा यमुना और दोआब प्रदेश के राज्य, तीसरा था पूर्वी विंध्य क्षेत्र के राज्य, चौथा पूर्वी दक्कन या दक्षिण भारत के राज्य और पांचवा था शक या फिर कुषाणों द्वारा विजय प्राप्त किए गए राज्य। यानी शकों एवं कुषाणों से जो राज्य समुद्रगुप्त ने जीते थे वो आते थे इस कोटि में। इसके बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा। इसे देवराज, देवदूत, विक्रमादित्य, शंकाहारी और परम भागवत भी कहते थे। शंकाहारी इसलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने जो शंक वंश के जो शासक थे, जो शंक वंश था, उसका संहार कर दिया था, इसीलिए इसे शंकाहारी कहते थे। यानी शंक प्लस हारी, यानी शंकों का संहार करने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। प्रश्न यही आ जाए कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया, तो अपन कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और प्रश्न यह है कि भाई विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक के पास थी, तो वो भी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इस चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के महलों का निरीक्षण किया, यात्रा की महलों की। तब चीनी यात्री फाहियान ने कहा था कि इतने सुंदर महलों का निर्माण तो सिर्फ भगवान ही अवतार लेकर कर सकता है, मनुष्य इतने सुंदर महलों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने भारत की जो वास्तुकला थी और मौर्यों के समय जो दरबार, जो महल बनाए गए थे, उसके समय जो वास्तुकला थी, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 व्यक्तियों का एक दल था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें महाकवि कालिदास, वारामिहिर, बेताल भट्ट, शंकु, छपणक, धनवंतरी, अमर सिंह, वरुचि और घटकरपक शामिल थे। आपसे पूछे कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, उनका नाम बताओ, तो हो जाएगा कालिदास, वारामिहिर, बेताल भट्ट, शंकु, छपणक, धनवंतरी, अमर सिंह, वरुचि और घटकरपक। उसके बाद आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल रहा 414 से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न यह है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त। इस कुमारगुप्त ने सबसे अधिक प्रकार के सिक्के चलाए। इसने अपने शासनकाल में लगभग 13 प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर उसने मोर एवं गरुड़ के चित्र भी अंकित कराए। जो गरुड़ था वो गुप्तों का राजकीय चिन्ह भी था। प्रश्न यह है कि भाई गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो वो हो जाएगा गरुड़। और गरुड़ एवं मोहर के चित्रों से अंकित सिक्के चलाए कुमारगुप्त ने। उसके बाद स्कंदन गुप्त आया। स्कंदन गुप्त का शासनकाल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा। इसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। 2 साल पहले आरबीएससी में ये प्रश्न आया था कि स्कंदन गुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। स्कंदन गुप्त के बाद भानुगुप्त आए और भानुगुप्त के बाद आए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। याद रखिएगा, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे श्रीगुप्त और अंतिम शासक थे ब्रह्मगुप्त। आपसे पूछे कि भाई जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक श्रीगुप्त, और कोई पूछे वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त। उसके बाद जो गुप्त काल था उसे भारतीय कला एवं साहित्य का, वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन काल कहा जाता है। कि गुप्तों के समय भारत की जो संस्कृति थी वो बहुत उन्नति कर रही थी, बहुत समृद्धि कर रही थी, दूर दूर तक उसके चर्चे थे।
गुप्तों ने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म तीनों ही धर्मों को समान रूप से संवर्धन एवं प्रोत्साहन दिया। इसका उदाहरण आपको अजंता में देखने को मिलेगा, जिस गुफा में तीनों ही धर्मों से संबंधित चित्रों को अंकित किया गया है। उसके अलावा इसके दरबार में कालिदास कवि रहा करता था, जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक एवं रघुवंशम नामक महाकाव्य की रचना की। सूटक ने मरच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक एवं विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक कविता की गुप्तों के शासनकाल में ही रचना की। इसके अलावा रामायण, महाभारत और मनु संहिता या हम कहें मनु स्मृति का जो आधुनिक रूप है, जो वर्तमान रूप है, वो भी गुप्तों के शासनकाल में ही अस्तित्व में किया गया था। उसके बाद हम देखें कला क्षेत्र, तो गुप्तों के शासनकाल की गुप्तों की वास्तुकला की जो उदाहरण है वो हमें अजंता एवं बाघ की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झांसी एवं कानपुर में भी हमें गुप्तों की वास्तुकला एवं कला क्षेत्र का भरपूर उदाहरण देखने को मिलते हैं। दिल्ली का लोहा स्तंभ और नालंदा में लगी 80 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगढ़ी में 7.5 फुट की लगी भगवान बुद्ध की तांबे की मूर्ति भी गुप्त काल की जो कला थी, जो वास्तु कला थी, उसका लोहा मनवाती है, उसकी कीर्ति स्थापित करती है। मैंने अभी बताया था कि गुप्त काल को ही भारतीय कला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखें गुप्त समाज की, जो गुप्त साम्राज्य था उसमें समाज की स्थिति कैसी थी। देखिए, जो समाज की स्थिति थी तो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और ये चारों के चारों जो वर्ण थे ये कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हुआ करते थे। इन चारों वर्णों में पहला वर्ण था ब्राह्मण, जिसे पूजन्य की कोटि दिया गया था कि जो भी लोग हैं ब्राह्मणों को पूजा करेंगे ब्राह्मणों की, और इनका कार्य था अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, ज्ञान बांटना, यज्ञ करवाना एवं पूजा करवाना। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जिनका काम था रक्षा करना, युद्ध करना। तीसरा था वैश्य, जिसका काम था सेवा एवं व्यापार करना, और चौथे आते थे शूद्र, जिन्हें अछूत भी माना जाता है। इनका कार्य था ऊपर इन तीनों वर्णों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवाएं करना। इनके समाज में नारियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। पति की संपत्ति पर उसकी पत्नी का पहला अधिकार हुआ करता था और स्वयंवर की प्रथा भी गुप्त काल में प्रचलित थी, यानी स्वयंवर से विवाह भी हुआ करते थे और महिलाओं को भी उच्च स्थान दिया गया था।